नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण वाला चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने रोकड़ प्रवाह विवरण के बारे में पढ़ा था कि ऐसा विवरण जो रोकड़ अंतर्वाह और बहिर्वाह यानी कैश इन फ्लो के जो हमारे पास राशि आ रही है, कैश आउटफ्लो, उसके बारे में बताता है। हमने देखा था कि जो कैश फ्लो है उसमें 3 एक्टिविटीज़ से हमारे पास इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, जिसमें पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती है। पिछली क्लास में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ लिया था कि उसमें 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, जिसके द्वारा किस प्रकार से हम कैश फ्लो निकालते हैं कि हमारे पास इनफ्लो रहा या आउटफ्लो रहा। आज की क्लास में हम दोनों मेथड पढ़ेंगे, जिसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यानी निवेश क्रियाकलाप और वित्तीय क्रियाकलाप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से किस प्रकार से हम जो कैश फ्लो हमारे पास इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो कितना हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, नंबर 2 मैंने मेथड लिखा है, निवेश क्रियाकलाप या विनियोजन क्रियाकलाप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखिए, निवेश क्रियाकलाप या विनियोजन क्रियाकलाप में हम किससे संबंधित लेते हैं? संपत्ति से संबंधित, एसेट से संबंधित। अगर संपत्तियों को खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे तो वो किसको दर्शाएंगे? आउटफ्लो को। और संपत्तियों को जब बेचेंगे तो पैसे आएंगे, तो पैसे आएंगे तो किसको दर्शाएंगे? इनफ्लो। आपको ये ध्यान रखना है कि निवेश क्रियाकलाप के अंतर्गत जो हमारे पास संयंत्र, भूमि, भवन, मशीन, औजार, किसी प्रकार की संपत्ति है, उन संपत्तियों को खरीदने पर किया गया खर्चा तो क्या दिखाता है? कैश आउटफ्लो को दर्शाएगा। और इन संपत्तियों को बेचने पर जो राशि प्राप्त होगी वो कैश इनफ्लो को दर्शाएगी। तो देखिए, मैंने इसको लिख रखा है अलग अलग, इसको पढ़ भी लेते हैं हम। अंतर्वाह इनफ्लो। देखिए, संपत्ति, संयंत्र, भवन, भूमि, औजार, दीर्घकालीन निवेश को बिक्री से रोकड़ प्राप्ति क्या कहलाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत इनफ्लो कहलाएगा। मैंने आपको बताया, स्थायी संपत्तियों को या जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को बेचने से जो हमारे पास राशि प्राप्त होती है वो क्या कहलाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत इनफ्लो कहलाएगा। ब्याज और लाभांश से प्राप्ति भी क्या कहलाएगी? इनफ्लो कहलाएगी। किसमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत। ब्याज और लाभांश के संबंध में देखिए, मैंने नीचे अलग से एक टॉपिक में इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि किसको कैसे आधार मानते हैं। अगर वित्तीय संस्था है तो ब्याज और लाभांश को किस प्रकार से लेखा करेंगे, और एक वित्तीय संस्था नहीं है तो किस प्रकार से ब्याज और लाभांश को किस एक्टिविटीज़ में शामिल करना है वो हम नीचे देखेंगे। यहाँ अभी बात करें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। बहिर्वाह की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि संपत्तियों को जब खरीदने के लिए पैसा चुकाएंगे वो क्या कहलाएगा? बहिर्वाह कहलाएगा। तो बहिर्वाह देखिए, संपत्ति, संयंत्र, भवन, भूमि, संपदा, औजार, उपकरण, दीर्घकालीन निवेश की खरीद पर चुकाया गया जो कैश है, जो हम कैश व्यापार से बाहर जाएगा वो क्या वो कहलाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आउटफ्लो कहलाएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सिंपल है कि स्थायी संपत्तियों या संपत्तियों के क्रय पर जो हम भुगतान करेंगे वो तो आउटफ्लो होगा, और संपत्तियों को बेचने पर जो प्राप्ति होगी वो क्या होगा? इनफ्लो होगा। देखिए, इसका मैंने एक चार्ट बना रखा है, इसका स्टेटमेंट है वो नीचे बना रखा है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। पहला, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आउटफ्लो को दर्शाएगा। देखिए, जो आउटफ्लो है उसमें क्या पैसे जाते हैं, इसलिए हमने उसको किस में दिखाया है? ब्रैकेट में दिखाया है। और जो इनफ्लो होगा उसको हमने सीधे दिखाया है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पैसे जाएंगे, आउटफ्लो है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसे जाएंगे, आउटफ्लो है। परचेज ऑफ नॉन ऑपरेटिंग करंट एसेट्स, इसमें भी पैसे जाएंगे, ये भी आउटफ्लो है। इनफ्लो कब होगा? कि जब संपत्तियों को बेचेंगे पैसे प्राप्त होंगे तो इनफ्लो होगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इनफ्लो है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनफ्लो है। सेल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग करंट एसेट्स, इनफ्लो है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनफ्लो है। डिविडेंड रिसीव्ड, इनफ्लो है। तो इनफ्लो है वो सारे बाहर है, और आउटफ्लो है वो सारे किस में दिखा रखे हैं? ब्रैकेट में दिखा रखे हैं। और इसको प्लस माइनस जब करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमारे पास कितना इनफ्लो या आउटफ्लो रहा। इसके अलावा देखिए, नीचे मैंने एक महत्वपूर्ण करके यहाँ लिखा है कि जब हम कोई संपत्ति का खाता बनाते हैं और संपत्ति का खाता है उसका बैलेंस बाई कैश आता है तो उसको क्या मानेंगे? इनफ्लो मानेंगे। तो उसको हमें इनफ्लो मानते हुए इसमें लिखेंगे। और अगर किसी संपत्ति खाते का जो अंतर है वो टू कैश आता है, इसका मतलब हमने संपत्ति खरीदी और पैसा चुकाया, तो उसको क्या मानेंगे? आउटफ्लो मानेंगे। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखो कि यदि कोई हम संपत्ति खाता बना रहे हैं और संपत्ति खाते का बाई कैश है तो वो क्या है? इनफ्लो को दर्शाता है। और टू केस अगर अंतर है तो वो आउटफ्लो को दर्शाएगा। ठीक है। तीसरी जो हमारे पास क्रियाकलाप है वो है वित्तीय क्रियाकलाप, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि दायित्व से संबंधित जो हमें प्राप्तियां हो रही है या दायित्व को भुगतान के लिए जो हम पैसा चुका रहे हैं वो किस में आता है? वित्तीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है वो तो संपत्तियों से संबंधित हो गई, और वित्तीय क्रियाकलाप है वो दायित्व से संबंधित हो गया। ठीक है ना।
अंतर्वाह, देखिए अंतर्वाह किस किस रूप में हो सकता है? तो दायित्व है, हमने किसी से पैसे उधार लिया लोन के रूप में, वो अंतर्वाह होगा। किसी ऋण पत्र जारी किए, पैसे प्राप्त हुए, वो भी क्या होगा? इनफ्लो होगा। शेयर इश्यू कर दिए, वो भी क्या होगा? इनफ्लो होगा। और जब इनका भुगतान वापस करते हैं ऋणों का या ऋण पत्रों का या प्रेफरेंस शेयर का, तो वो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पैसे बाहर जाएंगे, और जब पैसे प्राप्त होते हैं वो क्या होता है? इनफ्लो। तो इनफ्लो देखिए किस किस माध्यम से होता है, वो मैंने यहाँ दिखा रखा है। इनफ्लो अंतर्वाह किसमें? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। नंबर 1, सामान्य या अधिमान्य अंशों के निर्गमन से, यानी इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर के निर्गमन से जो राशि प्राप्त हो रही है, ठीक है ना, वो क्या किस में आ गई? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत है, क्योंकि दायित्व उत्पन्न हो गया। ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त, यदि हमने डिबेंचर इश्यू करके कोई राशि प्राप्त की, वो भी किस में आएगी? इनफ्लो होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत। ऋणों की प्राप्ति, यदि हमने किसी प्रकार से बैंक से लोन लिया या किसी वित्तीय संस्था से लोन लिया है, तो वो भी किस में शामिल होगा? इनफ्लो के अंतर्गत शामिल होगा, क्योंकि इस तीनों में राशि प्राप्त हो रही है, ठीक है। और जब राशि जाएगी या राशि चुकाएंगे, वो आउटफ्लो होगा। अब आउटफ्लो किस किस में होगा? तो दायित्व के भुगतान के लिए जो राशि भुगतान करेंगे, जैसे देखिए अधिमान अंशों का शोधन या भुगतान, स्वयं के अंशों को क्रय करने के लिए जो राशि हम चुकाते हैं उसे, ऋण पत्रों का या ऋणों का भुगतान, लाभांश एवं ब्याज का भुगतान, ये सारी जो मदें हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं? दायित्वों को चुका रहे हैं। और दायित्वों को चुका रहे तो ये क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आउटफ्लो होगा, कैश आउटफ्लो होगा। क्यों? क्योंकि इन सभी मदों में जो कैश है वो व्यापार से बाहर जा रहा है, और इनफ्लो ऊपर में जहाँ पे हमने ऋण पत्र निर्गमन किए, ऋणों की प्राप्ति की, अंशों का निर्गमन किया, तो जो राशि प्राप्त होगी वो इनफ्लो का दर्शाएगा। देखिए इसको भी हमने एक स्टेटमेंट के रूप में दर्शाया है कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज़। तो रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, ये इनफ्लो है। रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये भी क्या है? इनफ्लो है। रिसीव्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन या बैंक से प्राप्त किया है, तो वो क्या है? इनफ्लो है। रिडेम्पशन यानी शोधन, भुगतान। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये क्या है? आउटफ्लो है, इसलिए इसको हमने किस में दिखा दिया? ब्रैकेट में दिखा दिया। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसको हमने किस में दिखा दिया? ब्रैकेट में, क्योंकि ऋण पत्रों का शोधन है, भुगतान है। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये भी क्या है? भुगतान है, इसको भी हमने ब्रैकेट में दिखा दिया। इंटरेस्ट पेड, ये भी क्या है? आउटफ्लो है, तो इसको भी हमने ब्रैकेट में दिखा दिया। फिर डिविडेंड पेड, इसको भी हमने किस में दिखा दिया? ब्रैकेट में दिखा दिया। और इनको प्लस माइनस करने के बाद में हमें ये पता चल जाएगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हमारे पास कैश इनफ्लो रहा या आउटफ्लो रहा, ठीक है। जब सवाल हम हल करेंगे तो ये सारी एक्टिविटीज़ एक साथ होगी, और हमें किसी संस्था के जो इनफ्लो और आउटफ्लो की जानकारी है वो कंप्लीट रूप से प्राप्त होगी। जब हम सवाल करेंगे तब इस चीज़ को करके देखेंगे। इसके बाद में हमने देखा कि यदि हम कोई दायित्व का खाता बनाते हैं, और दायित्व के खाते में जो अंतर है वो बाई केस आता है। क्या आता है? बाई केस। तो वो किसको दर्शाएगा? इनफ्लो को दर्शाएगा, यानी हमारे पास जो केस है वो प्राप्त हो रहा है। यदि किसी दायित्व खाते का जो शेष है वो टू केस आता है, टू केस आता है, तो वो किसको दर्शाएगा? आउटफ्लो को दर्शाएगा, यानी हमारे पास से पैसा जा रहा है या रिडेम्प्स कर रहे हैं हम, या किसी का भुगतान कर रहे हैं। और ऊपर बाई केस, किसका मतलब हमने या तो कोई ऋण पत्र निर्गमन किए है, या अंशों का निर्गमन किया, या किसी से लोन लिया है, तो वो बाई केस हो जाएगा। और टू केस का मतलब हमने उसका रिडम्पशन या रीपेमेंट कर दिया है, तो वो टू केस हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड का जब पेमेंट करते हैं तो वो तो आता है किसमें? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। और इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड होता है तो वो आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। हमने ऊपर देख लिया है, इसको नीचे भी मैं आपको बता दूंगा। कुछ विशिष्ट मदें, देखिए कुछ विशिष्ट मदें कौन सी मदें हैं जिसको हमें विशेष ध्यान रखना होती है? पहले असामान्य मदें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। देखिए जब हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत कैश फ्लो देखा था, तो उसमें देखा था कि इनकम टैक्स घटाने के बाद में हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट करना होता है। अब इसमें कौन कौन सी मदें आती है जिनको हमें ध्यान रखना होता है, तो इसको देख लिए पढ़ते हैं। असामान्य मदों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह को उपरोक्त क्रियाकलापों में वर्गीकृत कर अलग से दिखाया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी मदें आती हैं वो देख लो। डूबत ऋण की वसूली, बीमा कंपनियों से दावे, लॉटरी या वैधानिक मुकदमे में जीत आदि की राशि है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आती है। तो इसका हमें ऊपर एडजस्टमेंट करना होगा, किसमें? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जब हम कैश फ्लो निकालते हैं उसी में करना होता है, ठीक है ना। तो असामान्य मदों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह को उपरोक्त क्रिया में वर्गीकृत अलग से दिखाया जाता है, तो अलग से इसका एडजस्टमेंट करना हमें पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन सा आ गया? डूबत ऋण की वसूली आ गई, बीमा कंपनियों के दावे आ गए, लॉटरी या वैधानिक मुकदमे में जीत से यदि कोई राशि प्राप्त हुई है या भुगतान करे तो उसका एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा।
दूसरा क्या है, लाभांश एवं भुगतान। देखिए लाभांश भुगतान का भी हमने देखा था कि यदि लाभांश और ब्याज है वो हमें प्राप्त हो रहे हैं तो उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ले रहे हैं। यदि लाभांश और ब्याज का हम भुगतान कर रहे हैं तो उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत लेते हैं। तो इसमें देखिए नंबर ए पढ़ते हैं, वित्तीय संस्था होने पर चुकाए गए ब्याज व लाभांश को तथा प्राप्त ब्याज व लाभांश को प्रचालन क्रियाओं में शामिल किया जाता है। इसको ध्यान से समझ लेना भाई। यानी एक वित्तीय संस्था है तो वित्तीय संस्था के अंतर्गत चुकाए गए ब्याज व लाभांश तथा प्राप्त किए गए ब्याज के लाभांश को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत शामिल करेंगे। उसके अलावा हमने देखा कि इसको हम इन्वेस्टिंग के अंतर्गत भी शामिल करते हैं और फाइनेंसिंग के अंतर्गत भी शामिल करते हैं जब वित्तीय संस्था नहीं हो। नंबर बी पढ़ते हैं। नंबर बी कहता है कि वित्तीय संस्था के अलावा अन्य संस्थाओं में ब्याज प्राप्त एवं लाभांश को विनियोजन क्रियाओं में शामिल किया जाता है। ये चीज़ मैंने आपको ऊपर भी बता दी है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज विनियोजन निवेश क्रियाओं में शामिल किया जाता है जब वो वित्तीय संस्था नहीं हो। ठीक है ना। और नंबर सी क्या कहता है, नंबर सी कहता है कि वित्तीय संस्था के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा चुकाया गया ब्याज एवं लाभांश को वित्तीय क्रियाओं में शामिल किया जाता है। यानी एक फाइनेंशियल संस्था नहीं है, वित्तीय संस्था नहीं है, तो उसके द्वारा जो चुकाया गया ब्याज है, चुकाया गया लाभांश है, उसको तो हम किस में शामिल करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। लेकिन प्राप्त ब्याज एवं प्राप्त लाभांश को किस में शामिल करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शामिल करेंगे। इसको विशेष नोट करके अपनी बुक में लिख लेना। ठीक है। अब देखिए लाभ एवं आय पर कर के लिए भी कुछ बातें लिखी है, उसको हम पढ़ लेते हैं। आय एवं लाभों पर कर। नंबर ए, आय एवं लाभों पर करों के भुगतान को प्रचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह के रूप में दिखाया जाता है। इसकी गणना आयकर आयोजन खाता बनाकर की जाती है। यानी टैक्स हमने ऊपर देखा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें से लेस इनकम टैक्स करते हैं, तो उसके बाद में हमारा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश है फ्लो है वो हमें पता चल जाता है। तो इसको एक तो यहाँ ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए और क्या कहता है ये, लाभांश पर चुकाए गए कर को लाभांश भुगतान के साथ वित्तीय क्रियाओं में शामिल किया जाता है। यानी लाभांश पर चुकाए गए कर को किस में शामिल करता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शामिल किया जाता है। और स्थिर संपत्तियों की बिक्री पर पूंजी लाभ पर चुकाए गए कर को निवेश क्रियाओं में शामिल किया जाता है। देखिए टैक्स के लिए भी अलग अलग बात कर रखी है। तो टैक्स है वो हमने अभी तक तो देखा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत है, हम घटाते हैं। लेकिन यदि लाभांश पर चुकाया गया कर है तो उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शामिल करेंगे। और स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर जो पूंजी लाभ हुआ है उस पर यदि हमने टैक्स किया है तो उसको हम निवेश क्रियाओं में शामिल करेंगे। अगला जो बिंदु है वो कहता है गैर रोकड़ लेन देन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। देखिए नॉन कैश ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो हम कैश ट्रांजैक्शन को शामिल करेंगे, नॉन कैश को तो कैसे करेंगे। क्या लिखा है पढ़ते हैं, जिन निवेश एवं वित्तीय लेन देनों के लिए रोकड़ या रोकड़ तुल्यों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें रोकड़ प्रवाह विवरण से बाहर रखना चाहिए। ये बात तो मैंने बताई थी आपको कि ऐसे लेन देन जिनको हम रोकड़ में नहीं माप सकते या जो रोकड़ का लेन देन नहीं हुआ है तो उनको हम रोकड़ प्रवाह विवरण से बाहर रखते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए मैंने लिखा है कि अंश निर्गमन द्वारा मशीन का क्रय किया गया है तो इसमें न तो रोकड़ का इनफ्लो है न रोकड़ का आउटफ्लो है, यानी न तो कैश इनफ्लो है और न कैश आउटफ्लो है। तो इसको हम रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं दिखाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने अभी तक पढ़ ली है। आप लोगों ने पढ़ा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से हमें रोकड़ इनफ्लो भी होता है, रोकड़ आउटफ्लो भी होता है। ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। आप इनको देखें वीडियो को। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के सवाल हल करेंगे। यदि आपकी कोई समस्याएं होंगी तो उनको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।